पता है, भारत में जो अभी अमृत काल चल रहा है, इसकी सबसे शानदार विशेषता है परेशानी में भी आनंद उठाना। भारत में जितनी जनसंख्या है उसके मुकाबले रेलवे सुविधाएं ना के बराबर हैं। जानवरों की तरह भरकर जाते हैं, जैसे तैसे उसमें फिट हो गए। भरोसा नहीं है कि तुम जहां जा रहे थे वहां पहुंचोगे। रेल हो या प्लेन हो, कभी भी क्रैश हो सकता है। और इस अमृत काल में दुर्घटना होना बहुत आम बात है। प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती रहेंगी और तुम उसमें मरते रहोगे। नेताओं की कोई जवाबदारी नहीं है। कोई खुलकर यह नहीं बोलेगा कि यह दुर्घटना इसलिए हो रही है क्योंकि स्टाफ की कमी है, तकनीक की कमी है, संसाधनों की कमी है। लेकिन नहीं, दुर्घटनाओं की आदत हो चुकी है, क्योंकि अमृत काल है। कष्ट में ही आनंद उठाने की आदत पड़ चुकी है हम लोगों को। भाई, स्टाफ की कमी है इसीलिए तो कर्मचारी मारे जा रहे हैं। स्टाफ की कमी है इसीलिए तो भारत का गौरव वंदे भारत में दिन दहाड़े पानी टपक रहा है। कर्मचारी होते तो ये असुविधाएं हो पाती क्या? कर्मचारी होते तो कर्मचारी मर पाते क्या? कर्मचारी होते तो अनावश्यक एक्सीडेंट हो पाते क्या? स्वाभाविक है कि अब वो समय आ गया है कि रेलवे में रिफॉर्म किए जाएं। और भारत का हर एक नागरिक चाहता है कि रेलवे में रिफॉर्म हो। और इसके लिए बड़ी शर्मिंदगी के साथ विदेशी एक्स हैंडल पर जाकर हम लोगों को ट्रेंड कराना पड़ता है। वो भी हंसते होंगे कि भारत के लोग अजीब है साले, अपने अधिकारों की मांग करके हर बार ट्रेंड कराना पड़ता है। क्या भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं सुनते? क्या भारत के रेल मंत्री के कानों में बिल्कुल जू नहीं रेंगता? इसीलिए इस मंच से आज हम सब लोग ये ट्रेंड तो चलाएंगे चलाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री से भी निवेदन करेंगे कि माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से निवेदन है कि भारत की रेल समस्या पर आप गहनता से ध्यान दें। वर्तमान रेल मंत्री से मेरा निवेदन है कि महाराज, कब तक सोते रहोगे? ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, उनके ऊपर आवाज उठाओ। और मुझे मालूम है कि ना तो रेल मंत्री सुनेंगे, ना ही वर्तमान के प्रधानमंत्री सुनेंगे। इसीलिए इनकी आवाज सुनाने के लिए मुझे उस व्यक्ति के पैर छूने पड़ेंगे जो बहुत महान आत्मा है। वो है युगांडा के प्रधानमंत्री। मैं माननीय से कहना चाहता हूं कि आपकी बात दुनिया भर में सुनी जाती है, तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रेल मंत्री क्यों नहीं सुनेंगे? इसी प्रकार से युगांडा के रेल मंत्री से कहूंगा, रेल की दुनिया से बाहर आओ। भारत जैसे छोटे मोटे देशों की तरफ भी ध्यान दो। युगांडा इतना विकसित हो गया है, एक तरफ भारत की तरफ देख लो, शायद रिफॉर्म हो जाए। अरे क्या बेशर्मी चल रही है इस देश में कि अपने ही अधिकारों की मांग करने के लिए हमें घुटने टेकने पड़ रहे हैं, भीख सी मांगनी पड़ रही है। और हम उसमें भी समर्थन और विपक्ष में खड़े होते हैं कि ये फलानी पार्टी का है, ये ढिकानी पार्टी का है। अरे अधिकार तो तुम्हारे छीने जा रहे हैं। नौकरी का वादा करके आए थे तुम और नौकरी या नहीं दोगे। सुरक्षा का वादा करके आए थे और सुरक्षा ही नहीं कर पाओगे। तो फिर हम क्यों नहीं सवाल पूछें आपसे? क्या उम्मीद करते हो कि सब शांत हो जाए, चुप हो जाए और अव्यवस्था को सहते रहें? अब नहीं सहा जाएगा, अब बहुत हुआ। और इसको लेकर जितने भी टीचर जगत के लोग हैं वो निश्चित तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध में सबसे आगे खड़े हुए हैं वन एंड ओनली वन मैन आर्मी शो खान सर। खान सर बच्चों की आवाज हैं। जिस लेवल के वो अध्यापक हैं, जिस लेवल पर वो डिलीवर करते हैं, निष्पक्ष जिस लेवल की बात रखते हैं, मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को एक साथ इस मंच पर आना चाहिए। केवल खान सर ही क्यों, जितने भी बड़े बड़े अध्यापक हैं जो एसएससी रेलवे के लिए पढ़ाते हैं, गणित के जादूगर माने जाते हैं, उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम एक साथ आकर इस रिफॉर्म के लिए बोल रहे हैं। फिर वो चाहे राकेश यादव सर हों, रंजन सर हों, गगन सर हों, अभिनय सर हों, भारत की सभी बड़ी बड़ी फैकल्टीज इस रिफॉर्म के सपोर्ट में खड़ी हुई हैं और चाहती हैं कि इस प्रकार के रिफॉर्म हो, वैकेंसीज भरी जाएं जिससे बच्चों को रोजगार मिले। मान लेते हैं कि ये अध्यापक हैं और ये अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। जरा नजरिया देखो, उन लोगों ने जितना लाभ कमाना था कमा लिया। वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। नजरिया ये है, वो सच में चाहते हैं कि रिफॉर्म हो। इस रिफॉर्म के चलते कई लोगों की जानें जा रही हैं, हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही और हम चुप बैठे हुए हैं। तो चाहे आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, रेलवे के रिफॉर्म के लिए हम सबको एक साथ आवाज उठानी होगी। और रिफॉर्म में जो मांगे रखी गई हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, रेलवे कैलेंडर जारी किया जाए। क्या ये गलत मांग है? अगर नहीं कर रहे हो तो ये तानाशाही जरूर है। ग्रुप डी वैकेंसी की संख्या बढ़ाई जाए। जो आपने वादे किए थे कि हम रोजगार देंगे, या तो अपने आप को बोलो हम झूठा हैं, थूक के चाट लोगे तुम लोग। भीख सी मांगनी पड़ती है, अपने रोजगार के लिए आंदोलन करना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं। और जब चुनाव का समय आता है तो पैर छू छू के वोट मांगते हो कि बेटा हमें वोट दे दो, हम तुम्हें रोजगार देंगे। और वही रोजगार के लिए हम लोगों को मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। शर्म आनी चाहिए समृद्ध काल में नेताओं को। वेटिंग लिस्ट में पारदर्शिता लाया जाए। भाई भ्रष्टाचार चल रहा है खुलेआम, और पारदर्शी लाने के लिए तो स्वयं प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं कि पारदर्शी सरकार बनाई जाएगी। और उस पारदर्शिता के लिए हमें मांग करनी पड़ रही है, वो भी 11 साल के बाद। स्पष्ट दिख रहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, झूठे वादे थे। खूब पार्सल होके जा रहा है।
और हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो हम लोगों को एंटी गवर्नमेंट बता दिया जाएगा। इन लोगों के ऊपर अब केस चले जाएंगे, एफआईआर की जाएंगी, जितने भी टीचर कर रहे हैं, सत्य की आवाज उठाने वालों को दबा दिया जाएगा। और ये मैंने व्यक्तिगत फील भी किया है। इस देश में केवल सर्वप्रथम मुद्दा है खुद की राजनीति और पार्टी को मजबूत करना। भाड़ में जाए युवा, भाड़ में जाए महिला। और पार्टी को मजबूत करने के लिए मन से खड़े होकर उन्हीं के लिए वोट मांगते हैं कि युवाओं के नाम पर वोट, शहीदों के नाम पर वोट, महिलाओं के नाम पर वोट, करेंगे उनके लिए कुछ नहीं। छात्रों के अनुसार हो परीक्षा केंद्र। एक छात्र बंगाल का, उसको तमिलनाडु डाल दो, तमिलनाडु वाले को जम्मू कश्मीर डाल दो। अरे कौन बैठकर सेंटर तय करता है? वे खुन्नस खाकर बैठे हुए हो। और रियलिटी है कि तुम चाहते नहीं हो रोजगार हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि अगर रोजगार निकलेगा, वैकेंसी निकलेगी, तो बच्चे जाकर पढ़ेंगे। खान सर जैसे टीचर उनको पढ़ाएंगे। ऐसे टीचर जो ना केवल किताबी ज्ञान देते हैं, जीवन का भी ज्ञान देते हैं, वास्तविकता बोलना सिखाते हैं। व्यवहार बताएंगे कि गवर्नमेंट अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है, तो हजारों लोगों को मालूम चलेगा, लाखों लोगों को मालूम चलेगा। तो युवाओं को तुम्हारी सरकार की पोल समझ में आ जाएगी। तो बच्चा शिक्षक तक पहुंचे ही ना, उसके लिए वैकेंसी मत निकालो। वैकेंसी नहीं निकलेगी तो शिक्षक क्या करेगा? भूखा मरेगा, पढ़ाना बंद कर देगा, अपना ज्ञान वहीं पर सीमित कर लेगा, बच्चों तक नहीं पहुंचेगा, युवाओं को समझ में नहीं आएगा क्या होगा। और इस देश में जो 35 साल के ऊपर है उनको मस्जिद, मंदिर, जाति के, भाषा के नाम पर लड़ाकर संतुष्ट किया जा रहा है। जिसकी जरूरत है वो है युवा, उसको रोजगार कैसे दिया जाए? है नहीं है तो क्या किया जाए? वैकेंसी रोक दी जाए। और इस देश में सिर्फ एक चीज का महत्व है, वो है चुनाव। चुनाव त्योहार है, वो टाइम पर होना चाहिए, उसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो भी करना पड़े वो कर देंगे। बड़े कोरोना में हम चुनाव करा लेंगे, बड़ी बाढ़ में हम चुनाव करा लेंगे, लेकिन हम वैकेंसियां नहीं निकालेंगे। तो ये जो 5 मांगे की गई हैं, इन 5 मांगों में गलत क्या है? और या तो स्वीकार कर लो कि भाई गिड़गड़ाओगे, घुटनों पे बैठोगे तब हम तुमको कुछ देंगे, और या फिर अब जनता को निर्णय करना है कि हर बार आकर मन से झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। जब भी कोई नेता मंच पर अगर खड़ा करके बोलेगा कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, उससे पहले पूछो कि पिछली बार का कहां है। जब तक ये नहीं पूछोगे कुछ नहीं होने वाला। कितना भी ट्रेंड चला लो, कितने भी आंदोलन कर लो, लाठी के दम पर आंदोलन को चल दिए जाएंगे। और जब लोग आंदोलन करते हैं तो आंदोलन खत्म होने के बाद उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। मैं तो भुक्तभोगी हूं उस चीज का। 3-3 एफआईआर मेरे ऊपर हुई हैं। पूरे जीवन में अव्यवस्थाएं हो गई। जानबूझ के परेशान किया जाता है कि तुमने कैसे छात्रों के हित की बात उठा दी ऊपर। इसीलिए मैं ये चाहता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं, अगर इस सरकार में संवेदनशीलता थोड़ी सी भी होगी और आंखों में थोड़ा सा पानी होगा, थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी, तो छात्रों के हित में सोचेंगे। नहीं तो स्पष्ट है कि इस देश में अब कोई सुनवाई नहीं होगी। वोट लेने का तरीका उन्हें मालूम है कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मिलेगा। युवाओं के वोट की उन्हें आवश्यकता है ही नहीं, और जिनकी आवश्यकता नहीं उनके लिए करना ही क्यों कुछ। इसलिए झंडा उठाओ, रैलियों में जाओ, पर्ची खुलवाओ, रोजगार की आदत भूल जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।